हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स विजन। मैं गौरव स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स विजन पर। आपका जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्लास 10th का ऑल फॉर्मूला कंपाइलेशन वीडियो है। कंपाइलेशन मतलब एक कलेक्शन है वीडियो का जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक रियल नंबर से लेकर प्रोबेबिलिटी तक पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, फॉर्मूलाज तो कराएंगे ही कराएंगे, साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको। जब फॉर्मूला प्लस शॉर्ट ट्रिक आपके पास आ जाती है तो आपका टाइम सेव होता है। टाइम सेव की वजह से आपकी स्पीड मेंटेन होती है। क्लियर हो गई बात? तो हम आज जो करने वाले हैं इस वन शॉट वीडियो के अंदर वो होगा आपका ऑल बुक फॉर्मूलाज कंपाइलेशन। क्लियर हो गई बुक? क्लास 10th के लिए ये चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, रियल नंबर। जो रियल नंबर के अंदर आपके जो फॉर्मूलाज आते हैं वो जो फॉर्मूला का दो मेन फॉर्मूला तो यही है, बट एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन के थ्रू जो क्वेश्चन है आपका उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि अगर हम एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो इक्वल टू होता है। तो इसका शॉर्टकट में फॉर्मूला क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। एग्जामिनर आपको इनमें से तीन चीज देगा, एक निकालने को बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है कि प्राइम नंबर मल्टीप्लाई कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे प्राइम नंबर जैसे मैंने ले लिया 3 एक प्राइम नंबर है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 8 से कराऊं, 8 एक कंपोजिट नंबर है, तो जो आपका जो रिजल्ट बनेगा 24 बनेगा और 24 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर मैंने 5 लिया, 5 एक प्राइम नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई मैं 4 से करा रहा हूं तो लिख लेगा 20 और 20 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है कि जब भी हम प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई एक कंपोजिट नंबर में कराते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है? कंपोजिट नंबर। हिंदी वालों के लिए इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, इसे बोलते हैं भाज्य संख्या। हम अभाज्य संख्या की गुणा भाज्य संख्या में कराते हैं तो हमारा जो रिजल्ट निकलता है वो भाज्य संख्या निकलती है। क्लियर हो गई बात? चलेंगे इस चैप्टर के अंदर तो यही इंपॉर्टेंट था, बट जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं कि प्रूव दैट रूट 2 इरेशनल नंबर, यानी कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, मतलब ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है जो भी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और 3 नंबर में पक्के आते हैं। ठीक है, इसे करेंगे पूरा। ठीक है, इसे जरूर करके जाइएगा। बट जो फॉर्मूला देखिए आज मैं आपको प्रूव नहीं करवाऊंगा क्योंकि आज आपकी जो वीडियो ऑल फॉर्मूलाज के ऊपर है। ठीक है, तो आज जो पहला चैप्टर के अंदर जो वीडियो है आपकी, पहले चैप्टर के अंदर यही दो फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलिए। चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल एक कहने को तो छोटा सा टॉपिक बनता ही है, बट अगर इसको डीपली पढ़ा जाए तो एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल के देता है आपको कि फॉर्मूला आपके धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला के साथ इस चैप्टर में आपको ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं वो क्या है। पहली बात तो जो पॉलिनोमियल है जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, पहली चीज नोट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो आपकी होती है इसकी ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? तो एग्जामिनर आपसे इसके अंदर देखिए आपकी इसके जो बात करें इसके अंदर जो जीरोस होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म देख ली, जो इसके जीरोस होते हैं वो दो जीरोस होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ठीक है, ये भी बात आपको क्लियर हो गई। तीसरी चीज आपको इसमें सीखनी है, इसके अंदर आपको सम ऑफ जीरोस पता होना चाहिए। सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस का b अपॉन a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये आपको। दूसरी चीज आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होना चाहिए। इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आपका होता है बेटा c अपॉन a, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही है। ठीक है, कहने को तो इतना सही है, बट अगर मैं इसे डिटेल्स में देखूं तो चैप्टर इधर खत्म नहीं होगा। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपको ये बोल दे कि सम ऑफ जीरोस इतना दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना दिया, तो आपको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। यहां पे आएंगे थोड़ा सा, अब थोड़ी सी ट्रिक देखना चालू करते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे यहां पे। देखिए ये तो आपका चैप्टर में है,
चैप्टर में स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, जीरोस है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, ये बस खत्म, इतना ही चैप्टर में, ठीक है। बट इसको कैसे अप्लाई करना है, इसको कैसे अप्लाई करना है वो आपको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे जब सम ऑफ जीरो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, तो इक्वेशन के लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये आपका क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका क्या फॉर्मूला है, क्वेश्चन दिया जाएगा कि सम ऑफ जीरोस ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, पॉलिनोमियल बनाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस यहां पे रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां रखना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर, पहली चीज समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे सीखेंगे ये सारी चीजें होती क्या है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आपको ये ट्रिक समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 2 क्या है बात। चलिए भाई, पहली ये थी इक्वेशन कैसे निकालनी है। दूसरी चीज, अगर आपको एग्जामिनर बोल दे कि फाइंड करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने को बोल दिया, तो आप क्या करना, कुछ नहीं करना, ये होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या है गुरुजी, इसे डिटेल में बता दिए। बेटा देखिए, ये आपका जो है वो सम ऑफ जीरोस है, आपका देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो आपको इसे डायरेक्ट करने की क्या दिक्कत, देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए, ठीक है। अब एबीसी की वैल्यू उठा के डाल दीजिए, इक्वेशन तो देगा आपका एग्जामिनर, बस एबीसी की वैल्यू उठा लिए और डाल दीजिए, ठीक है। तीसरी चीज आप यहां देखेंगे, तीसरी चीज, अगर एग्जामिनर आपको ये बोल दे कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालिए, तो कुछ नहीं बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। इसे क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इधर अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो इधर आ जाएगा बीटा और ये क्या आ जाएगा अल्फा। तो बेटा आप यहां पे भी ये देख सकते हैं कि ये क्या बन चुका है, ये क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोस होता है, इधर लिख देंगे माइनस का बी अपॉन ए बटे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए से कैंसल, जो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस का बी अपॉन सी आएगा। यानी कि आपको एक इक्वेशन दी है, एग्जामिनर ने बोला फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एग्जामिनर ने बोल दिया फाइंड 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये आप लिख के आ जाएंगे माइनस का बी अपॉन सी, और इसकी वैल्यू बी की इक्वेशन में से लेंगे, सी की वैल्यू इक्वेशन में। ए बी सी की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, एक्स के साथ वाला बी होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो सी मानी जाती है। क्लियर बात, चलिए कुछ नहीं आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना हो गया। चलिए इसके इस चैप्टर से रिलेटेड और चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है और एग्जामिनर में इससे अच्छे भरपूर मात्रा से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। क्लियर होगी बात। चलिए इसके मतलब इसे नोट डाउन करेंगे और थोड़ा सा मैं इसको और आगे ले चलता हूं। क्लियर, चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। हमने ट्रिक सीखने की कोशिश करी है, पहली, दूसरी, तीसरी। ट्रिक नंबर 3, चलिए यहां पे चौथी ट्रिक यहां पे मैं लिख दूं क्योंकि वहां स्पेस कम आ रहा है। यहां पे अगर एग्जामिनर बोल दे कि 1 0 इज नेगेटिव, या फिर नेगेटिव की जगह क्या यूज करेगा वो, एडिटिव इनवर्स टू अदर, भाई ये लाइन लिखते ही एग्जामिनर ने बच्चों का दिमाग खा गए। एग्जामिनर बोलता भाई इस वाली लाइन का अगर तुम्हें मतलब आ गया तो मैं तुम्हें नंबर देने को तैयार हूं। कोई बात नहीं भाई, हम सीखेंगे इसका मतलब क्या होता है। देखिए इस लाइन का बेटा जो मतलब है वो पता क्या है, कि हमें एक जो जीरो लेना है वो अल्फा लेना है और दूसरा जीरो वो लेना है वो माइनस अल्फा लेना है। क्यों, क्योंकि इन्होंने ये बोला कि 1 0 इज नेगेटिव टू अदर, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और जो कंडीशन लगाओगे इस वाले केस में, इस वाले केस में जो कंडीशन आएगी ना बेटा, आपकी जो कंडीशन आएगी वो आएगी आपकी सम ऑफ जीरोस वाली। और सम ऑफ जीरोस की कंडीशन क्या होती है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। और जो सम ऑफ जीरोस का है, एक अल्फा है मेरे पास और एक माइनस अल्फा है, वो क्या है माइनस बी अपॉन ए, कट के क्या आएगा जीरो आएगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है।
ए इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 बन जाएगा, तो ये माइनस बी, और बी माइनस के इधर उठ के आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बी बराबर 0। तो जो अल्टीमेट मेरा जो रिजल्ट निकला बेटा, जो मेरा रिजल्ट निकला वो क्या निकला है कि एग्जामिनर अगर ये लाइन लिखता है कि 1 0 इज नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स टू अदर, और बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और ये बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो कुछ नहीं करना आपको, ये मैंने जो प्रोसेस है आपको मैंने समझाने के लिए करवाया है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप ये करेंगे कि बी की वैल्यू होगी ना उसे 0 के इक्वल रख देंगे, बी की वैल्यू को 0 के इक्वल रख देंगे। अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यही क्वेश्चन सर 3 नंबर का आ जाता है, तो आप ये प्रोसेस करके दिखा देना, आप ये प्रोसेस करके दिखा देना, कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को इस वाली लाइन में दिक्कत होती थी, तो आज से ये दिक्कत खत्म, ठीक है। क्या बोलना है, 1 0 इज नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स टू अदर, 1 0 इज नेगेटिव टू एन एडिटिव इनवर्स टू अदर। तो करना क्या है, एक अल्फा मानना है, एक माइनस अल्फा मानना है, ठीक है, और कंडीशन लगाओगे सम ऑफ जीरोस बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा की जगह अल्फा रखना है, बीटा की जगह माइनस अल्फा रखना है, 0 ये इधर उठ के 0, माइनस का साइन 0, तो b की बराबर 0। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो b बराबर 0, और 3 नंबर का क्वेश्चन है तो प्रोसेस। क्लियर, चलिए इसे नोट डाउन करिए जल्दी। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया इसे, चलिए आगे चलते हैं। जो मैं 5वीं कंडीशन बता रहा हूं बेटा, उसे ध्यान से सुनना बस, ठीक है। ये 5वीं कंडीशन क्या बोलती है, अगर एग्जाम में ये बोल दे कि 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर, रेसिप्रोकल की जगह क्या लिखेगा वो, या तो लिख देगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वन जीरो इज रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू अदर। तो बालक इस वाली कंडीशन में बेटा क्या लोगे, तो इस वाली कंडीशन में लोगे गुरुजी एक अल्फा लेना है, तो एक लेना है 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि 1 0 रेसिप्रोकल टू अदर। रेसिप्रोकल का माना होता है बेटा संख्या को उलट दो संख्या को, ठीक है। तो 1 0 रेसिप्रोकल टू अदर, तो बेटा कंडीशन क्या लगेगी, कंडीशन बेटा, कंडीशन इंपॉर्टेंट है यहां पे, कंडीशन लगेगी प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होती है, वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हाँ शाबाश, ऊपर दिख रहा होगा, नकल मान लो हलाए को, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, और अल्फा की जगह अल्फा की जगह क्या रखना है, अल्फा ही रखना है, और बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा रखना है, ठीक है बालको, ये समझ में आ गया। अल्फा से अल्फा कैंसल, अल्फा से अल्फा कैंसल, तो बचा क्या 1 बराबर सी अपॉन ए, डेट इज सी या फिर ए बराबर सी, बस खत्म। जो मेरा अल्टीमेट जो समझाने का तरीका था ना, या समझाने का मतलब है वो ये समझाना है। देखिए दोबारा देखते हैं, यहां पे घबराने का नहीं। 1 0 इज रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू अदर, 1 0 इज रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव टू अदर, इसका मतलब है कि हमने जो एक शून्य माना है वो दूसरा शून्य उसका उल्टा है। तो मेरे को जो कंडीशन लगानी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की लगानी है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा की जगह अल्फा रखेंगे, बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा रखेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसल, 1 आ गया, और 1 ए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा ए बराबर सी। तो कंडीशन ए बराबर सी, एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा के की वैल्यू निकालिए, के की वैल्यू निकालिए, पी की वैल्यू, क्योंकि जो मर्जी निकालने को दे देगा आपको। अगर एक नंबर में आता है तो ए बराबर सी कर देना है, और 3 नंबर में आना ये प्रोसेस करके दिखा देना। क्लियर हो गई बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने आपको ये बताया ये है सारी ट्रिक, ये है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर बेसिक वाले करेंगे तो वो ये देंगे क्वेश्चन, बट अगर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन फंस गया, गारंटी दे रहा है स्टैंडर्ड का क्वेश्चन यहां से आएगा, इसके बाहर से नहीं आ सकता। क्लियर, चलिए ये था हमारा सेकंड चैप्टर, ठीक है, पूरा अच्छे से देख लेंगे, इसका स्क्रीन को शॉट वगैरह ले सकते हैं इसका, बट याद रखना इन्हें रिवाइज करते रहना है। ज्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास, फरवरी आने वाली है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसे रिवाइज करते रहना, और इंपॉर्टेंट चीजों क्वेश्चनों में अप्लाई करना है। क्वेश्चन में साथ में करवाऊंगा इसके वीडियो के बाद। क्लियर, चलेंगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चलिए 2 चैप्टर को हमने इजीली समझा, ठीक है, तीसरा चैप्टर समझना है। तो ये जो चैप्टर है ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, कि 2 वेरिएबल होंगे इसके अंदर x और y,
ठीक है। उनका पेयर होगा, एक इक्वेशन एक इक्वेशन ये। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड आपके सिलेबस में अभी नहीं आ रहा है 2023-24 के अंदर, बट एल्जेब्रिक मेथड में भी 3 मेथड होते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले उससे पहले हमें ना एक चीज देखेंगे। जब लाइन होती है, जब 2 लाइन होती हैं तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो एक दूसरे को आपस में काटेंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन होगी, या फिर पैरेलल लाइन होगी। लेट्स सपोज दैट मेरे पास ये 2 मार्कर हैं, ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, इधर आ जाता है, ये 2 लाइन है, या ये 2 लाइन या तो ऐसे पैरेलल होंगी, ठीक है, एकदम सीधे सीधे बिल्कुल ही, ठीक, या फिर ये एक के ऊपर एक होगी, बिल्कुल ढक लेगी, ठीक है, या फिर ये एक दूसरे को काटेंगी, कहीं ना कहीं आके काटेंगी, एक पॉइंट पे आके काटेंगी। ये 3 लाइन बन सकती है। इसके अलावा 2 लाइन से कोई भी सिचुएशन नहीं बनेगी। अगर सिचुएशन बनती है तो हम कुछ चीजें देखेंगे, रेशियो पे फाइंड करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है ये इस चैप्टर की, इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरसेक्टिंग जो लाइन होंगी ऐसे होगी, इसका जो रेशियो बनेगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि A1/A2 B1, ABC की वैल्यू यहां पे होती है, A1/A2 B1/A2 के इक्वल नहीं होगा। इस केस में जब हमने ये देखा कि ये लाइन है, ये ऐसे काट रही है, कितने बार काट रही है गुरुजी? एक बार काट रही है, यही तो बोलोगे, एक बार काट रही है, तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? ओनली 1 सॉल्यूशन। इसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। दूसरी बात है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन वो होती है जब हम लाइन के ऊपर लाइन रखते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर होती है, लाइन के ऊपर लाइन। तो जो इसका रेशियो होता है वो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? तीनों ही इक्वल होते हैं। क्लियर होगी बात? अब जब बेटा लाइन के ऊपर लाइन होगी तो कितने बार काटेगी? तो बेटा आप बोलोगे कि वो इनफाइनाइट बार काटेगी, तो इनफाइनाइट बार काटेगी, तो इसलिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्लियर? पैरेलल लाइन वो होती है जो कभी काटेगी नहीं बेटा, रेल की पटरी कभी नहीं काटेगी, तो कभी नहीं काटेगी, ठीक है, कभी नहीं काटेगी। तो इसका जो रेशियो बनता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसलिए नो सॉल्यूशन। जब एक भी बार नहीं काट रही तो नो सॉल्यूशन। क्लियर? अच्छा, मैंने कुछ चीजें लिखी, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। जिस भी पैरेलल ऑफ लाइन के इक्वेशन, मतलब पेयर ऑफ लाइन की सॉल्यूशन निकल जाए तो कंसिस्टेंट होती है। इसके सॉल्यूशन थे, ठीक है, इसके सॉल्यूशन थे कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन ना निकले, इनकंसिस्टेंट। क्लियर? इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये सॉल्व कैसे करते हैं, ये दोनों इक्वेशन होती हैं, ये सॉल्व कैसे होती है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं, पहले इस तरह नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आई होप वो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। वो टेबल जो थी वो इंपॉर्टेंट टेबल थी। क्लियर? अब जब हम आपके सामने देखेंगे तो ये देखेंगे मेथड ऑफ सॉल्व दीस इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। क्या होता है? एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में भी 3 होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस। अब आपके सामने कुछ तो मैं बताऊंगा। देखिए, ये आपका सिलेबस में नहीं आ रहा, खुश हो जाइए। ये आपका सिलेबस में नहीं आ रहा, दोबारा खुश हो जाइए। आ क्या रहा है? ये और ये आ रहा है, बस बात खत्म, ठीक है, यही आ रहा है बस। इन्हें मैं लूंगा एक एग्जांपल के। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि एक की वैल्यू दूसरे में पुट करना, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करना। और एलिमिनेशन क्या होता है? काट देना। क्लियर? तो देखते हैं यहां पे। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताऊंगा। देखिए यहां पे, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, मतलब एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन होगी आप सबकी। मैंने बोला x माइनस वाई बराबर a, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, पहले प्लस वाला लीजिए। और x माइनस वाई बराबर b, ये भी कोई नंबर हो सकता है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन दिखती है बेटा, एग्जाम में ऐसी सिचुएशन दिखती है, तो आपको है ना कोई सा भी मेथड नहीं अपनाना, भूल जाओ कोई मेथड मैंने सिखाया। सिंपल क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे a प्लस बी को और डिवाइड बाय 2, ये निकल जाएगी x की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे और डिवाइड बाय 2, ये लो भाई लो, मुबारक हो,
बट ये मेथड तब अपनाना जब x के आगे कुछ नहीं होगा, y के आगे भी कुछ नहीं होगा, और दोनों एक बार प्लस में होगी एक बार माइनस में होगी। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। ये दोनों अगर x प्लस वाई बराबर a है और x माइनस वाई बराबर v है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे a और b को जोड़ देंगे, उसका आधा कर देंगे। y की निकालने के लिए a और माइनस b कर देंगे, उसको आधा कर देंगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे। चलिए, इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही था, और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर बताने लायक। जितना मैंने बताया था, बस एक एक्स्ट्रा चीज बताई मैंने इस चैप्टर से। ये आपकी ट्रिक है, इस चैप्टर की ट्रिक है। मैंने बोला था ना, फॉर्मूलेस के साथ ट्रिक भी सीखेंगे। ठीक है? चलिए, तो ये आपकी एक ट्रिक हो गई, ये आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका यूज करना सिखा दूं। ये देखिए, यूज करना सीखिए। मैंने बोला x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं यही नंबर होंगे। तो मैंने बोला x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि x की वैल्यू निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे। 6 प्लस 4 बटे 2 दैट इज 10 बटे 2 दैट इज 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई। और y की निकालने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस ये बटे 2, तो 6 में 4 का 2, तो y की कितनी आ गई, ये। शाबाश, क्लियर हो गई बात। अब इन 5 को इसमें रखो, x की जगह 5 रखो, y की जगह 1 रखो, 5 और 1 6 आ गया। x की जगह 5 रखो, y की जगह 1 रखो, 5 में 1 4 आ गया। क्लियर हो गई बात। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन करने की ट्रिक है, कर लोगे। क्या आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मजा आ रहा है वीडियो में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही लास्ट तक बने रहना, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना चैप्टर इस बुक से, मतलब बुक के अंदर कुछ है ही नहीं ऐसा। आपको लगता है बुक एक इतनी मोटी किताब है, नहीं है भाई मोटी। समझ के पढ़िए, ट्रिक के साथ देखिए, शॉर्ट फॉर्म देखिए, उसकी सारी चीज बता देंगे आज। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई, पॉलिनोमियल पढ़ लिया? हाँ शाबाश शेरो। देखिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं बोलूं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये होती है, वही होती है अपनी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अगर मैं इसके फिर शून्य की बात करूं, रूट्स की बात करूं, उसके रूट्स बोल लो, जीरोस बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो, डजंट मैटर, वही अल्फा बीटा ले लो। ठीक है, वही है चैप्टर 4। अब मैं बात करता हूं इसके हाउ टू सॉल्व मेथड, या फिर मेथड कह सकते हो, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब भाई मेरे इसमें है 2 मेथड। कितने मेथड भाई? 2 मेथड। पहला जो मेथड आपका है वो फैक्टराइजेशन। पहला मेथड क्या है भाई? फैक्टराइजेशन, गुणनखंड मेथड। और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 2 मेथड सीखने आपको, एग्जाम में इधर से क्वेश्चन आता है। ये तो सेकंड चैप्टर में ही पढ़ के आ चुके हो, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी देख लेंगे, के की वैल्यू भी निकालना सीख लेंगे। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी ऐसी है ना, जो भला ही क्या करेगा, क्या ही दे दिया इन्होंने। देखिए अब मैं आपको इधर फॉर्मूला लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो एक्स की वैल्यू होती है वो होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अरे भैया इतना खतरनाक फॉर्मूला, गुरुजी आपने तो बताया था इसकी 2 वैल्यू, तो एक ही फॉर्मूला है। बच्चा एक फॉर्मूला नहीं है, एक बार इस फॉर्मूले को प्लस रख के लेना है, एक बार इस फॉर्मूले को माइनस रख के लेना, तो आपकी लिख लेंगे 2 वैल्यू। क्लियर? चलिए, और फैक्टराइजेशन मेथड यार, इसे तो यार सेकंड चैप्टर में करके आ गए हो, इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, मैं जो फोकस कर रहा हूं वो इस वाली चीज पे फोकस करूंगा अभी। ठीक है, इस वाली चीज पे ही मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा, कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप के की वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से निकालना सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले फॉर्मूले को देखेंगे, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं।
हाँ भाई बाल को, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज जो बात होगी जो होगी वो भी होगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो होता है वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। गुरु जी ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी से डिनोट करा जाता है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी से डिनोट करा जाता है, जिसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसकी जो कंडीशन है, तीन कंडीशन है। बहुत नटखट हो रहा भाई, ये केस 1 केस 2 केस 3। अगर डी 0 से बड़ा है, अगर डी 0 से बड़ा है, डेट इज पॉजिटिव में आ रहा है डी, अगर आपकी वैल्यू डी की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब है कि जो रूट्स होंगे ना, जो हमारे जो सॉल्यूशन लिख लेंगे, अल्फा बीटा लिख लेंगे, वो रियल होंगे, वास्तविक होंगे। क्लियर? और उन्हें फाइंड करा जा सकता है, ठीक है। तो कंडीशन लगाओगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आएगी के की वैल्यू निकालने में। केस 2 इंपॉर्टेंट एग्जामिनर का फेवरेट केस है बालक, d बराबर 0। जब d 0 के इक्वल हो जाए तो 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू होगी ना, इसमें जो अल्फा की वैल्यू होगी वही बीटा की वैल्यू होगी बच्चा। इधर से ये बात ध्यान रखेंगे, अल्फा बराबर बीटा के होगा। जैसे अल्फा की वैल्यू 2 आ गई तो बीटा की वैल्यू भी 2 आएगी, जब वो कंडीशन दे रखी 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। कंडीशन नंबर 3 कि डी अगर 0 से छोटा हो जाए, हाय हाय हाय, सत्यानाश हो जाएगा इसका। डी 0 से छोटा आ गया तो नेगेटिव में चली जाएगी भाई, नेगेटिव में चीज चली जाएगी तो रियल रूट्स नहीं मिलेंगे बच्चा, इमेजिनरी रूट मिलेंगे। क्या मिलेंगे बोलो? इमेजिनरी रूट मिलेंगे। कंडीशन लगाओगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। क्लियर? चैप्टर 4 यहां पे समाप्त करते हैं हम, और चैप्टर 4 में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, बस याद रखना है ये डी। इसके जितने क्वेश्चन कर सकते हो कर लो। टेलीग्राम पे पीडीएफ डली हुई है, टॉप 25 क्वेश्चन हर एक चैप्टर की। टेलीग्राम का नाम है मैथ्स विजन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, व्हाट्सएप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए उससे। क्लियर? फायदेमंद है, एग्जाम तक ऐसे भी चीजें करा दूंगा, हार जाओगे पेपर को, ठीक है। चलिए ये नोट करेंगे एक बार, इसे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बालको, अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की बात करेंगे, समांतर श्रेणी एपी की बात करेंगे, ठीक है। एपी एक ऐसी चीज है, जैसे एक दिन में मैंने 5 रुपए कमाए, अगले दिन 10, 15, 20, 25, 30, जो डिफरेंस होगा वो इक्वल ही होगा। 5 5 5 5 5, अगर मान लो 100 200 300 400 500 तो 100 100 100, ये होती है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अब ऐसी सीरीज, ऐसा प्रोग्रेशन जिसका जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, यानी इक्वल डिफरेंस। क्लियर? आइए कुछ बात करते हैं इसके बारे में। पहले इसकी जनरल टर्म देखते हैं। पहले इसकी जनरल टर्म होती है बेटा आपकी इसकी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल टर्म है एपी की, ठीक है। एपी की जनरल टर्म है। अब एक चीज और है इसके अंदर, डिफरेंस, जिसे आप क्या बोलते हो? डी बोलते हो। डिफरेंस यानी कि डी। अगर मैं बात करूं इसकी, थोड़ा सा देखने की तरफ प्रयास करना, ये ए है, A1 बोलते थे, पहला पद बोलते थे। ये A2 है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये होता है nवां पद, nth टर्म, ठीक है। nth टर्म होती है। अच्छा इसे बोलता हूं मैं, थोड़ा सा चीज देखने के प्रयास, इसे रुक जाओ, इसे छोड़े, अभी डिफरेंस छोड़ दीजिए, पहले मैं कुछ टर्मोलॉजी को आपको जस्टिफाई कर दूं वरना आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये होता है जो ए होता है, इसी को बोलते हो फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म होती है।
ये nth टर्म जो होता है ये होती है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इसे मैं डिनोट करता हूं L से। ठीक है, अब तो ठीक है। चलिए अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। अब मजा आएगा डिफरेंस पढ़ने में। ठीक है, डिफरेंस यानी कि डी। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो भाई मेरे डी निकालने का एक सिंपल सा फंडा है। डी निकालने का एक सिंपल सा फंडा है, a2 माइनस a1 कर लो या फिर a3 माइनस a2 कर लो, तुम्हारी मर्जी है, या फिर a4 माइनस a3 कर लो, जो मर्जी कर लो, सबसे डिफरेंस सेम निकलता है क्योंकि डिफरेंस इज ऑलवेज दिया सेम। ठीक है, मैं कह रहा हूं 3 नंबर्स एपी में, लगातार नंबर जो भी हैं वो एपी में है। 3 नंबर एपी में। पहले हम nth टर्म देख ले। nth टर्म क्या होती है एपी की, इधर से देखेंगे। nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी देखने की कोशिश करेंगे। nth टर्म होती है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओहो, बन गया एक फॉर्मूला, बन गया भाई, बन गया। ये लीजिए, nth टर्म बोलती है कि ए एन होता है लास्ट टर्म, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, एन माने की नंबर ऑफ टर्म और डी माने की कॉमन डिफरेंस। इसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते बेटा, कॉमन डिफरेंस, सार अंतर, ये तो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, ये nth टर्म होगी। अभी मैंने आपको बताया कि ए एन को ही मैं एल बोलता हूं, तो यानी कि एल की वैल्यू इधर से निकल जाती है। क्लियर? अब हम देखेंगे लास्ट फॉर्मूला इधर का, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। तो सम ऑफ nth टर्म का जो सिंपल सा फंडा है इधर क्या है, देखेंगे। Sn का फॉर्मूला लगता है इधर, Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है सम का फॉर्मूला। यानी कि अगर मैं किसी भी एपी को जोड़ूं, किसी भी एपी को जोड़ूं तो उसमें कितने मतलब सम निकल के आएगा उसका, वो इसका फॉर्मूला होता है। इसका दूसरा फॉर्मूला है बेटा, नेक्स्ट फॉर्मूला इसका नेक्स्ट फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बाय 2 डेट इज a प्लस एल, n बाय 2 a प्लस एल। तो आपको याद रखना है कि an को लास्ट टर्म बोलता हूं, a को फर्स्ट टर्म बोलता हूं, n को नंबर ऑफ टर्म बोलता हूं, d को कॉमन डिफरेंस बोलता हूं। इधर भी वही केस चलेंगे, n को नंबर ऑफ टर्म बोलता हूं, a को फर्स्ट टर्म बोलता हूं, n को नंबर ऑफ टर्म, d को कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये जो एपी का जो सीरीज है बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, इतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूले अपने माइंड में रखने हैं, इन्हीं फॉर्मूले को माइंड में रख के पूरा चैप्टर सॉल्व आपका हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने बोला 10वां पद कैसे निकालोगे, 10वां पद। तो 10वां पद निकालने के लिए क्या करोगे, ए तो आप रखोगे प्लस 10 है ना, 10 की जगह 90 कर दो इधर, ये हो जाएगा 10वां पद। मैंने बोला भाई 15वां पद निकालो, ए तो रखना ही रखना है, 15 में से एक गम गया, 14 निकाल दो। मैंने बोला ए 100वां पद निकालो, कुछ नहीं भाई निकाल देंगे, ए प्लस 99 डी। ठीक है भाई, ये आपकी कुछ चीजें थी, मतलब ये आपको बताया जा रहा है कि ए 10 कैसे निकालोगे, ए 15 कैसे निकालोगे, ए 100 कैसे निकालोगे। ठीक है, ये इसका फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो एक और चीज बताऊंगा मैं इधर। ठीक है, देखते जब तक इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए एक बार। नोट कर लिया होगा। चलिए एक छोटा सा केस बता देता हूं मैं यहाँ पे, नोट डाल लेना, बस एक छोटा सा नोट है, छोटा सा है बस। इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो बी की जो वैल्यू होगी वो होगी ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये छोटा सा नोट लिखवाना था। अच्छा, इस बी को आप पता क्या बोल सकते हो, इसे मीन भी बोल सकते हो, मीन, ये मीन भी है।
ठीक है, मीन भी है, ठीक है। नोट इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी बराबर ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो यहीं पे आपका समाप्त होता है 5th चैप्टर। हमने 5 चैप्टर बड़ी इजीली तरीके से कर लिए हैं। ऑब्वियसली बात है यार, इतने प्यार से समझ रहे हो। अगर किसी भी फॉर्मूले में दिक्कत हो रही है आपको तो कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट छोड़ देना, क्लियर बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे एक बार नोट डाउन करेंगे, देखेंगे कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ देना और मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। चलिए भाई, नेक्स्ट चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में अगर आपको डीप में जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है ऊपर, कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल के ऊपर सारी चीज बता रखी है, जितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं सारी चीज बता दी है। एक बार आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन सारी वीडियो से छान लेना और ट्रायंगल की वीडियो देख लेना, ठीक है। बट इसमें दो कंसेप्ट, एक सिमिलर एक कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर का मतलब होता है बेटा आपका हैविंग सेम शेप, शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं होगा। एक छोटा सर्कल ले लो, एक बड़ा सर्कल ले लो, देखो शेप तो सर्कल की है बट एक रेडियस कम है तो एक की रेडियस ज्यादा है, ठीक है। तो ये सिमिलर होते हैं, सिमिलर, समझ रहे हो, सिमिलर छोटा बड़ा बट साइज सेम। बट सिमिलर का जो साइन होता है वो होता है ऐसा, बस सिंपल एक नाक सा बना दो बस। कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो साइज और शेप, साइज और शेप दोनों ही सेम होंगी, कुछ अलग नहीं होगा। तो इसका जो साइन होता है इक्वल टू के ऊपर सिमिलर का साइन लगा दो। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी देखेंगे ट्रायंगल के अंदर, ये दो चीज है, एक तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी और एक बीपीटी थ्योरम है, जिसे हम थेस थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है बहुत, करके जरूर जाना है एग्जाम में। एंगल 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 सिमिलरिटी लोड है, एंगल एंगल होता है, साइड 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 होती है और साइड एंगल साइड होती है। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों एंगल इक्वल है तो सिमिलर कहलाएगा। दो एंगल भी इक्वल हो जाते तो वो तब भी सिमिलर कहलाता है। तीन साइड्स इक्वल है तब भी सिमिलर कहलाएगा, और दो साइड और एक एंगल इक्वल है तब भी सिमिलर कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस सिमिलरिटी के कुछ नियम्स हैं, ठीक है। बीपीटी थ्योरम थेस थ्योरम क्या कहती है, एक त्रिभुज के अंदर दो लाइन अगर पैरेलल है, जैसे कि डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के, तो जो रेशियो होगा एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के, ठीक है। ये हमारी थेस थ्योरम है। तो ये पूरा चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट आती है थेस थ्योरम, तो थेस थ्योरम का करके जरूर जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 जो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए, हाँ भाई बच्चों पार्टी, मजा आ रहा ना। 6 चैप्टर हमने इतनी इजीली तरीके से कर लिए हैं। अब ये 7वां चैप्टर आपके सामने आता है जी, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर माना जाता है सिलेबस के अनुसार या फिर बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार देखा जाए तो। इसके अंदर आपको कुछ चीजें हैं, जैसे अगर मैं बोल जाऊं कि कोऑर्डिनेट क्या है, उस पॉइंट के जो एक्स एक्सिस पर लाई करो, अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करता है, समझना मेरी बात, ये होता है एक्स, ये होता है वाई। अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वाई पे तो कोई चला ही नहीं है वो, तो वाई 0 हो जाएगा। क्लियर। अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, इस वाली लाइन पे कोई पॉइंट है, तो एक्स ना तो इधर चला ना इधर चला, तो यानी कि एक्स 0 हो जाता है। तो पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एक्स एक्सिस इतना है, वाई पे ये है, ठीक है। मेन चीज इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि हमने दो पॉइंट ले लिए हैं ए और बी, उन दोनों के बीच की दूरी बताइए। जैसे ये मान लीजिए, ये मैंने ये यहाँ पे एक यहाँ पे, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इसी को निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले की वजह से हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। बट एग्जाम में चालाकी करता है, क्या चालाकी करता है, वो बोलेगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पॉइंट, ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए पॉइंट के। तो कुछ नहीं करना, ये आपको पॉइंट है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट कर दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। अगला चलता है सेक्शन फॉर्मूला कि दो पॉइंट है, ये होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2, इन दोनों को बीच में से एक पॉइंट काट के जो m रेशियो n की रेशियो में काटा है x y। तो x और y का कोऑर्डिनेट बताइए। तो कुछ नहीं होता, इसका जो कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है, x की वैल्यू निकालेंगे m1 x2 प्लस n x1, m x2 प्लस n x1 बटे में इन दोनों का सम।
ऐसी y के साथ करेंगे m y2 n y1 इनका सम। मेन मुद्दा यहां पे आता है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का। अक्सर जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला में कुछ नहीं होता, कोई भी 2 पॉइंट दिए जाएंगे, उन दोनों को x x वाले को जोड़िए बट्टे में 2 करिए, y y वाले को जोड़िए बट्टे में 2 कर दीजिए। ठीक। सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड के फॉर्मूला निकालिए। क्वेश्चन अच्छा आया था पिछली बार सीबीएसई में सेंट्रोइड निकालने का। तो कुछ नहीं करना, x1 x2 x3 डिवाइड बाय 3, y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3, ये बीच वाले पॉइंट निकल जाएगा, x और y निकल जाएगा। ठीक है भाई, x और y की वैल्यू निकलेगी। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, कुछ है नहीं इसके अंदर खास ज्यादा समझाने के लिए। जो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक सीख ली तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे, यानी कि 2 चैप्टर आपका एक ही चैप्टर के ऊपर बेस है, तो क्यों नहीं एक ही चैप्टर को अच्छे से समझ ली जाए। ठीक है, तो एक चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, चैप्टर नंबर 8। जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर रिवाइज जरूर करना है फॉर्मूले को। ये वीडियो देख के ऐसे मजा नहीं आने वाला ना इसमें। ठीक है, नोट करिए, पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 8 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। चलिए बच्चे पार्टी चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं, जो आपका डरावना चैप्टर होता है, सब स्टूडेंट के लिए डरावना। इतना मतलब पता नहीं क्या ही मानते हैं इस चैप्टर को, आज एक बार सीख के देखते हैं। चलिए फॉर्मूला कैसे रटवा देंगे आज ही। चलिए इसके अंदर 3 एक्सरसाइज आ रही है हमारी, 8.1 8.2। पुरानी वाली बुक में 8.3 तो कट गई है, नई वाली बुक में वो आ ही नहीं रही है, तो 8.4। 3 एक्सरसाइज 3 टेबल, 3 एक्सरसाइज 3 टेबल। क्लियर हो गई बात? चलिए देखिए भाई, कुछ नहीं करना भाई, देखिए सब में पहली टेबल, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1। इससे पहले आपको है ना एक पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम कितने बच्चों को पता है भाई पाइथागोरस थ्योरम? ओहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। ठीक है, इस वाले चैप्टर में, हमने 2 चैप्टर के अंदर ये 90 डिग्री होता है भाई। 90 डिग्री के सामने वाली जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस, जिसे हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, ये बेस होता है भाई, आधार, और ये होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। अब पाइथागोरस समझा क्यों रहा हूं भाई मैं, ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई कंडीशन है, ठीक है, याद रहनी चाहिए आपको ये। ठीक है, इसी के ब्याज पर हम कुछ चीजें देखेंगे। अगर मैं टेबल नंबर 1 की बात करूं तो टेबल नंबर 1 पता क्या है? टेबल नंबर 1 देखिए, देखेंगे मतलब क्या है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा ही बोल सकते हो। जो आपको बनाना है बना लीजिए, जो आपको बनाना है बना लीजिए, बट आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोल देंगे एक बार क्या जोर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ऐसे सोना सीधे चांदी तीसे टोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मतलब क्या गुरु जी, समझाओ तो सही। अच्छा मैं बोल दे, ठीक है बच्चा, बच्चा तू क्यों चिंता करता है, देख लेते हैं आज इसे। जो साइन है बेटा मेरा, साइन थीटा, नास पिटाई है, साइन थीटा नहीं है, वो होता है P अपॉन H, P अपॉन H, डेट इज परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस।
साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, बेस अपॉन हाइट, मतलब बेस अपॉन हाइट बोल लो, सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और वही टेन की वैल्यू निकालोगे तो परपेंडिकुलर बटे बेस। नाउ गॉट माय पॉइंट। अगला बार चलते हैं कोसेक थीटा पे, तो ये होता है हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हमारा बेटा हाइपोटेनियस बटे बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये है टेबल नंबर 1। बट मैं कुछ एडिशनल बात बताना चाहूंगा भाई, क्योंकि मेरा मन कर रहा है, देखेंगे। अगर मैं बात करूं साइन थीटा बराबर होता है किसके, 1 अपॉन कोसेक थीटा के। अगर मैं यही बात करूं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, भाई फॉर्मूले तोड़ने आने चाहिए भाई। पहला पेयर, दूसरा पेयर कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, बट अगर बात कर ले सेक थीटा की तो 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, एक और टेन थीटा होता है भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर इसे बोलते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ये नास मिलता है रे। और कॉट थीटा की बात कर ले तो वहीं ये हो जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा दैट इज 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये कुछ चैप्टर के मतलब टेबल नंबर 1 में कहता हूं इसे, क्यों कहता हूं वो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि 3 एक्सरसाइज ये आप करोगे तो एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो जाती है आपकी। बात करेंगे टेबल नंबर 2 की। टेबल नंबर 2 ये कहां काम आती है, ये आती है बेटा आपके 9 चैप्टर में। 9 चैप्टर आपका ऐसा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैं आपसे कह रहा हूं पहले आप है ना क्या कर लीजिए, गिनती लिखिए 0 से चालू करके। ठीक है, अब इसके नीचे क्या लगा दीजिए 4। अब इसका कर दीजिए रूट। अब लिख लेगी यहां से वैल्यूज। आप बोलोगे गुरुजी क्या ही करवा दिया आपने, तो हमारे तो भाग्य खुल गए, ये आपने क्या ही करवा दिया है, हमें तो टेबल याद ना ही होती थी, आपने तुरंत याद करा दिया है। तो बबूचक सुनेंगे, किसी के नीचे 0 आने का मतलब क्या था, पूरा मामला 0 हो जाना। बोलेंगे यस, तो ये पूरा मामला 0 हो गया भाई। 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है। इसके काटेंगे तो कहां मिलेगा, 1/2 मिलेगा, तो 1 का 1 हो गया, 2 का रूट 2 रह जाएगा, रूट 3 और 4 का 2 काटोगे तो 1 आएगा, और 1 का मतलब 1 ही होता है। साइन की वैल्यू सीख जाओ बस निकालना, मैं कह रहा हूं साइन की वैल्यू सीख जाओ बस निकालना, पूरी टेबल सॉल्व। देखिए कैसे, ये 1 आ गया इधर, ये चले गया इधर, ये आ गया है इधर, ये आ गया इधर, और ये आ गया, उल्टा कर दिया भाई मैंने, सबको उल्टा कर दिया। आगे चलते हैं टेन की निकाले। टेन मैंने क्या बताया, साइन अपॉन कॉस, इन दोनों को बटे में रख दो, 0/1 0, 1/2 यानी कि 2 से 2 कट गया तो 1/√3, इससे पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 कटेगा √3, और किसी के नीचे 0 होने का मतलब है नॉट डिफाइंड। और टेन और कोट आपस में इक्वल होते तो इधर ले आइए यहां पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, √3 1, 1/√3 0। अब भाइया मेरे, मैंने आपसे बोला था साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूं
इसको उल्टा करूंगा तो 1/0 बन जाएगा, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। इसको उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, 2/1। इसे उल्टा करेंगे √2 आएगा, इसे उल्टा करेंगे √2/√3 आएगा, इसे उल्टा करेंगे 1 आएगा। और सेक थीटा होता है कोसेक थीटा का उल्टा। कहां पहुंच गए भाई, वैल्यू सारी उलट गई है भाई। स्पेस थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा मैनेज करेंगे। मैं थोड़ा सा लाइन खींच देता हूं। ये है साइन की, ये है कोस की, ये है टेन की, ये है कॉट की, ये है कोसेक की। कहां गई रे कोसेक की, ठीक है। और ये है सेक की। आई होप सबको इधर तक क्लियर हो गई होगी ये बात, ठीक है भाई। दोबारा से देखते हैं एक बार, एक सेकंड, एक बार इसे देखिए, नोट करिए एक बार इसे। कर लिया भाई, नोट कर लिया है भाई, है भाई। माई शेरो देखेंगे दोबारा। 0 1 2 3 4 लिखा, नीचे 4 4 लगा दिया, रूट लगा दिया। काटने पे फिर साइन की वैल्यू, बस साइन की याद कर लो, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। साइन की, मैं कह रहा हूं साइन की याद कर लो बस। साइन का उल्टा कर देना कोस का, और साइन अपॉन कोस टेन बन जाता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। इसको रिवर्स करोगे कोसेक आएगा, और कोसेक का उल्टा सेक हो जाता है। क्लियर, 2 टेबल तो सीख गए। ये 2 टेबल बहुत इजी हैं और काम आएगी 9 चैप्टर में। ये दोनों का काम आएगा 9 चैप्टर में। अब हम सीखने जा रहे हैं टेबल नंबर 3, जो आपकी है 8.4। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टेबल नंबर 3 पे। ठीक है, चलिए दोस्तों, टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 का जो पहला फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, अगर इसे खोल के लिखूंगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा भी कर सकता हूं। ठीक है बेटा, अगर मैं इसे एक और बार लिखना चाहूं तो दोबारा से ऐसे खोल के लिखूंगा मैं। ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर इसे भी खोल दिया तो ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर, चलिए बहुचक। दूसरा फॉर्मूला जो आता है आपके पास आता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। इसे दोबारा लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1। अगर इसे दोबारा से तोड़ के लिखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा कि 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, या फिर इसे बोल देंगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है बच्चा, ये टेबल नंबर 3 के 2 फॉर्मूले हैं, तीसरा भी करा रहे हैं अभी। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे, ऊपर की साइड देखेंगे, क्योंकि अब जगह स्पेस कम पड़ गया तो हमारी माफी चाहते हैं, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ गई। इधर सिखाते हैं तीसरा फॉर्मूला होगा बाबू आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे दूसरी तरीके से बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसे हम खोल के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है बेटा। अगर मैं ये करना चाहूं तो ये कर सकता हूं इधर से tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज
sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1। चलिए बेटा, मेन फॉर्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इन्हीं को तोड़ तोड़ के मैंने कुछ और अन्य फॉर्मूला बना दिया जो आपकी बुक में नहीं है। और क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये फुल कंपाइलेशन वीडियो रहेगा फॉर्मूलाज का, और इसके अंदर आपका कंपाइलेशन में प्लस मैंने बोली थी, साथ में ट्रिक भी आने वाली है। तो ट्रिक प्लस कंपाइलेशन वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी आई होप। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं। 9 इसी के ऊपर है, दिक्कत मत लो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखना। ठीक है, बस थोड़े से एलिवेशन और डिप्रेशन बताना पड़ेगा, वो देखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों, अगला चैप्टर आपका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर आपको दो ही चीज सीखनी है, तीसरी चीज तो मैंने ऐसी लिख रखी है, वो बस आपको मतलब पता होना चाहिए उसका। जैसे मैंने बोला लाइन ऑफ साइट, साइट मतलब होता है देखना, आंखों से देखना। अब आपने जैसे कि किस ये यहाँ पे आप हो ऊपर देख रहे हो, मैंने आपको जो ऐसे लाइन जो मिला दिया आपने, तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यही जो होगी वो होगी लाइन ऑफ साइट। क्लियर? ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है भाई? एलिवेशन आप जानते हैं, एलिवेटर क्या होता है? मेट्रो में गए हो आप कभी? नहीं गए, कोई बात नहीं। एलिवेटर होता है ऊपर जाने वाली सीढ़ी, ऊपर जाने वाली सीढ़ी। ठीक है, ऊपर जाने वाली। मॉल वगैरह में भी होता है, एलिवेटर होता है वो। ठीक है, तो एलिवेशन, एलिवेटर से बना एलिवेटर। जैसे कि ये एक खंबा है, लेट्स सपोज एक खंबा है। ठीक है, खंबे पे चिड़िया बैठी है, ये हमारा एक हीरो है, जमीन से थोड़ा सा दूर है भाई, खंबे से थोड़ा सा दूर है, वो चिड़िया को देख रहा है। क्या कर रहा है? चिड़िया को देख रहा है। चलिए, तो ये तो हो गई भाई लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मैंने बताया था, जहां से देखेगा लाइन ऑफ साइट होती है। अच्छा, ये देख कर रहा है, आप बोलोगे ऊपर की तरफ देख रहा है, तो अभी मैंने बताया कि ऊपर की तरफ जाते हैं तो एंगल फॉर्म होगा, वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है ये? एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप क्लियर होगा। जब भी हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ, तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है भाई? ये मेरा वो है खंबा, ये मेरी बिल्डिंग है, इधर एक बंदा बैठा है, यहाँ पे एक चीज पड़ी है, कुछ पड़ी है, यहाँ पे बॉल पड़ी है। ठीक है, मैंने अब देखा, ठीक है, ये वही लाइन ऑफ साइट हो गई, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये जो एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल, ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल माने सीधी लाइन होती है। अच्छा ये देखो, ये आपने जब भी पढ़ा होगा, कभी ये ऐसा पढ़ा है, ये होता है एकांतर कोण, इंटीरियर एंगल बोलते हैं, एकांतर कोण है। तो ये जो एंगल होगा वही एंगल इतना होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। ठीक है, तो ये हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो डिप्रेशन यानी कि नीचे जाना, डिप्रेशन यानी कि नीचे जाना, एलिवेशन यानी कि ऊपर जाना, डिप्रेशन एलिवेशन, डिप्रेशन एलिवेशन, एलिवेशन ऊपर तो ऊपर की तरफ एंगल बनेगा। ठीक है, डिप्रेशन मतलब नीचे है तो नीचे की तरफ। क्लियर हो गई होगी तीनों बातें? ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना गुरुजी? क्वेश्चन सॉल्व, जो चीज आपको निकालनी है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, जो चीज निकालनी है उसे रखेंगे ऊपर, और जो चीज पता है उसे रखेंगे नीचे। ठीक है, और फिर पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा, पंद्रह भर्ती पर हर रेशो वाले से तो पता लगा लेंगे कौन सा रेशो बनना है ये, और उस रेशो के साथ से आप साइन थीटा कोस थीटा निकाल देंगे। क्लियर? ये थी शॉर्ट ट्रिक थी। ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है चैप्टर। ठीक है, ये तीन चीज समझानी थी, साइट, एलिवेशन, डिप्रेशन। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा, नोट डाउन करिए इसे जल्दी। चलिए भाई, सर्कल चैप्टर देखेंगे। सर्कल चैप्टर के अंदर कुछ टर्म है आपको समझनी है। ठीक है, देखिए भाई, एक आपको चीज समझनी है। देखिए, हम तीन चीज सीखेंगे यहां से, तीन चीज। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है। ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है।
ठीक है भाई, तीन कंडीशन बनती है, एक सर्कल और एक लाइन पे तीन कंडीशन बनती है बेटा, ठीक है। वो क्या है, अगर मैं बात करूं, अगर जब ये आपस में टच नहीं है, तो ये तो सिर्फ एक लाइन है, ये तो लाइन होगी बेटा, और ये एक सर्कल होगा, ये अलग अलग है। बट जैसे ही ये कांटेक्ट में आए, एक दूसरे को टच करा एक पॉइंट पे, तो ये जो लाइन हो गई ना, ये हो गई टेंजेंट। क्या हो गई, टेंजेंट। और ये पॉइंट है, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पॉइंट टेंजेंट लाइन, याद रखेंगे, टेंजेंट लाइन सिंगल पॉइंट से गुजरती है, सिंगल पॉइंट। टेंजेंट जो लाइन होती है सिंगल पॉइंट से गुजरती है। अगर बात करें एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है, तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, इनफाइनाइट। अगर बात करें कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं, तो याद रखेंगे ओनली 2 टेंजेंट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक इधर एक और खींच दूं, तो ये भी एक टेंजेंट है, तो ये इसके पैरेलल है, क्लियर। तो तीन चीज बात रखनी है भाई, टेंजेंट सिंगल पॉइंट पे होता है, इनफाइनाइट टेंजेंट खींची जा सकती है एक सर्कल पर, और 2 टेंजेंट पैरेलल होते हैं, क्लियर। टेंजेंट के बारे में हो गया। जब लाइन बीच में काट के गुजरे, छलनी करके गुजरते थे, छीने से 2 पॉइंट से, तो ये बन जाती है बेटा मेरे सेकेंड। क्या बनती है, सेकेंड। ये बनती है बच्चे सेकेंड, सेकेंड बोल लो या फिर इसे बोल लो कॉर्ड, ठीक है। सेकेंड बोल लो या इसे बोल लो कॉर्ड, ठीक है। बस स्पेलिंग सही हो जा, उचक। तो सेकेंड कितने पॉइंट से गुजरती है भाई, 2 पॉइंट से। कितने पॉइंट से होकर गुजरती है, 2 पॉइंट, ठीक है भाई। 2 पॉइंट चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए 2 पॉइंट की। तो ये थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजी दी आपके में। थ्योरम पे चल रहे, भी थोड़ा सा थ्योरम को देखेंगे, 2 थ्योरम है आपकी। तो एक बार देखेंगे, लाइन अगर सर्कल से अलग है तो ये लाइन होगी, ये सर्कल होगा। बट जैसे ही लाइन अगर एक टच कर गई सर्कल को, तो ये टेंजेंट बन जाती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाता है। सिंगल पॉइंट होता है, इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ओनली 2 टेंजेंट्स, ओनली 2 टेंजेंट्स पैरेलल, इधर लिखेंगे पैरेलल, ठीक है। 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकती है, तो ठीक है, क्लियर होगी बात। अब चलते आगे, थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, ठीक है। हम 9th क्लास में कुछ थ्योरम देखेंगे, इसमें 9th क्लास की कुछ थ्योरम देखेंगे, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, इसे नोट करें। चलिए बच्चे, अब इस चैप्टर की 2 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2। अजय इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका यूज क्वेश्चन में होगा। एक सर्कल है, सर्कल के एक टेंजेंट जा रही है बेटा, टेंजेंट जा रही है, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट जा रही है, टेंजेंट, ठीक है। तो जो रेडियस होगी ना, वो उसके परपेंडिकुलर होगी। रेडियस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बनाता है। तो बेटा देखिए, ये लेंथ दे देंगे यहां से लेकर यहां तक की, ठीक है। लेंथ पूछेंगे, ये वाली लेंथ क्या है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसे कर लेना। ये हाइपोटेन्यूस हो गई आपकी, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर यानी कि ये रेडियस हो गई, परपेंडिकुलर यानी कि रेडियस हो गई, ठीक है। ये पहली थ्योरम थी। दूसरी थ्योरम हमारी क्या कहती है, दूसरी थ्योरम है इंपॉर्टेंट थ्योरम, मजाक में मत लेना बिल्कुल भी, मजाक बना के चली जाएगी आपका, ठीक है। ये एक पॉइंट है, पॉइंट को तो जाती नहीं है कभी सीधी। बोलती क्या ये थ्योरम, बोलती भाई ये है कि अगर, किंतु परंतु देखेंगे यहां पे, अगर बाहर से एक टेंजेंट, ये हमारी एक टेंजेंट है, तो ये दोनों टेंजेंट की लंबाई होगी बराबर होगी।
ये दोनों ही टेंजेंट की लंबाई बराबर होगी बेटा, पी ए बराबर पी बी। इधर से कुछ अच्छी चीजें बताने की कोशिश करूंगा मैं। ये तो 90 डिग्री का एंगल था, ऊपर वाली थ्योरम से हम ये साबित कर चुके हैं कि रेडियस से परपेंडिकुलर बनेगी तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। अब 90 90 180, तो ये मान लो ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा भी कितना होगा 180, ठीक है। कुछ बेसिक बात करने की कोशिश करूंगा, 9th क्लास से आपकी रिलेटेड है। इधर आइए थोड़ा सा, ये सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है भाई, सर्कल है भाई, सर्कल है बोलेंगे, यस दिस इज अ सर्कल। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर ऐसी त्रिभुज आकृति आपकी दिख जाती है तो ये थीटा होगा तो ये डबल थीटा होगा। अगर ये 60 है तो ये 120 है, ये 45 है तो ये 90 है, ये अगर 30 है तो ये 60 है। उल्टा देखेंगे, ये 60 है तो ये 30 है, ये 40 है तो ये 20 है, तो ये दोनों ही रेशियो में चलते हैं, तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, ये आपका सर्कल चैप्टर भी खत्म होता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर तो आ नहीं रहा, अब चलते डायरेक्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो भी सर्कल का चैप्टर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमने सर्कल के बारे में जान लिया, अब सर्कल के एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक चैप्टर है आपके सामने, उसे देखते हैं। पहले मैं आपके लिए एक सर्कल अच्छा सा बना दूंगा, इस बार अच्छा सा बनेगा, ध्यान रखा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया है। ये सेंटर है भाई हमारा, सेंटर, सेंटर से हम कहीं भी मारते तो रेडियस हो जाती है, ठीक है। चलिए पहले इसके पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर नहीं होता, इसमें सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस वो होती है 2 पाई आर, ठीक है। अगर एरिया की बात करता हूं मैं तो ये होती है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये नॉर्मल चीज थी। अब जो चीज सिखानी है, पहली चीज आपको सिखानी है, ये आर्क क्या होती है, चाप, ठीक है। दूसरी चीज आपको सिखानी है कोण क्या होती है, ये जीवा क्या होती है। तीसरी चीज सिखानी है ये सेक्टर क्या होता है। चौथी चीज सिखानी है ये सेगमेंट क्या होता है। सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड, ये वृत्तखंड। चलिए देखिए बेटा, मैं एक सर्कल लेता हूं, चलिए भाई ले लिया भाई। अब इस सर्कल को काट दिया, काट दो, काट दो भाई, काट दो। अब ये वाला हिस्सा जो निकल के आया है इधर एक दो साइड में, ये है मेरी आर्क, ये है मेरी आर्क। आई होप क्लियर, ठीक है। अगर ये मेरा दोबारा से ठीक आ गया, अगर मैं इन दो पॉइंट को मिलाता हूं, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने पर, सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को मिलाने पर जो रेखा मिलती है उसे कहता हूं जीवा। और जो लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट बोले, लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट कोड, हाँ शाबाश शाबाश, डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड होती है। त्रिज्या खंड क्या होता है भाई, त्रिज्या खंड यहां पे समझेंगे त्रिज्या खंड को, ये है रेडियस थे, जो भी सेक्टर निकल के आता है त्रिज्या खंड है, ये वाला ये त्रिज्या खंड है, ठीक है। ये बड़ा वाला त्रिज्या खंड है। तो छोटे वाले को बोलता हूं मैं माइनर, छोटे वाले को बोलता हूं माइनर, और बड़े वाले को बोलता हूं मेजर। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ठीक है। सेगमेंट की बात कर लेते भाई, सेगमेंट की, सेगमेंट क्या है भैया, ये लो भाई, सेगमेंट भी देख लेते हैं। तो क्या हो गया ये, सेगमेंट देखते हैं। ये सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, बस फर्क इतना आ जाता है,
ये माइनर है तो ये मेजर है, ठीक है। ये एंगल जो होता है ये थीटा होता है बेटा, थीटा, ये एंगल बन गया ना यहाँ पे, फॉर्म हो गया थीटा। अब इनके कुछ फॉर्मूले हैं भाई, अब इनके कुछ फॉर्मूले हैं। चलिए फॉर्मूला लिखना चालू करते हैं इधर से। आर्क, आर्क का जो फॉर्मूला है आर्क की लेंथ का निकालने का, वो है थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर। थीटा एक आपको एंगल दे दिया जाएगा, ठीक है। सेक्टर की बात करेंगे, सेक्टर की बात करेंगे तो पहले हम बात करेंगे माइनर सेक्टर की। माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है। अब मेजर की बात कर लेते हैं, मेजर की, मेजर की कैसे निकालोगे? 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और इसका दूसरा ही फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो माइनर सेक्टर को, ठीक है। आपकी मर्जी है, 1 2 3 तीन फॉर्मूले हो गए, ठीक है। ये सेगमेंट का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट का अगली स्लाइड में करते हैं, ठीक है। अभी इतना एक बार नोट करेंगे। चलिए भागो, अब हम सीखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एग्जाम में इधर से क्वेश्चन आता है ये वाला। एक हम सीखेंगे माइनर का और एक हम सीखेंगे मेजर का, ठीक है। माइनर का जो फॉर्मूला है वो है माइनर सेगमेंट निकालने का आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। मेजर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे माइनर को, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपके क्लियर हो गई बात? चलेंगे इसी के हिसाब से ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है माइनर और मेजर सेगमेंट से, ठीक है। अच्छा ये किताब में नहीं है कुछ ये फॉर्मूला, बट बहुत ही मतलब इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है ना ये कि किताब में है नहीं, और इतना लेंथी चैप्टर करा रखा है किताब में वाले फॉर्मूले को लेके, ठीक है। अब हम जो बात करने वाले हैं इससे क्वेश्चन कौन सा आता है? इससे क्वेश्चन आता है टाइम वाले। एक घड़ी में इतना बज रहा है, घड़ी की सुई टिक 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 करके एक एंगल बना दिया, तो बताइए इसका कितना सेक्टर हो गया? समझ में आ गया? वो क्वेश्चन देखेंगे, अब देखेंगे, पहले आप इन फॉर्मूलेस को नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए भाई बस लास्ट के 2-3 चैप्टर और बच्चे हमारे, ठीक है, फिर ये हमारी पूरी जो कंपाइलेशन की वीडियो है वो खत्म होती है, ठीक है। चलिए हमारा जो 13 चैप्टर है वह सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, तो इसके अंदर बस फॉर्मूले याद कर लो, तो बस फॉर्मूले रखने वाली चीज है इस वाले चैप्टर में, और कुछ नहीं है। तो देखते हैं क्या है। क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2LBBH प्लस HL, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B, और डायगोनल निकालते हैं L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। L इज द लेंथ, B इज द ब्रेथ और H इज द हाइट, ठीक है। क्यूब का TS से होता है 6A स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, डायगोनल √3A, ठीक है। A मतलब साइड होती है। कौन जो आपका होता है तो CS से होता है पाई आर एल, वेयर L की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। TS से निकालते हो पाई आर ब्रैकेट में L प्लस R, और वॉल्यूम का है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। सिलेंडर की बात करते हैं वहीं पे हम, तो CS से हो जाता है 2 पाई आर H, TS से हो जाता है 2 पाई आर ब्रैकेट में R प्लस H, और वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर H। स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम ही रहते हैं, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो इसका आधा काट दीजिए, और आधा काटते ही CS से आधा हो जाएगा, वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, और 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, क्लियर। तो ये था 13 चैप्टर का फॉर्मूलेस याद कर लीजिए। 13 चैप्टर 14 चैप्टर दोनों फॉर्मूलेस के ऊपर है। 13 चैप्टर के हमने फॉर्मूले देखते हैं। चलिए कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टैटिक्स, क्लियर। चलिए दोस्तों 14 चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर है, देखते हैं क्या ये स्टैटिक्स का चैप्टर है, जिसके अंदर आपको 3 चीज निकालनी होती है, मीन, मीडियन और मोड। माध्यम माध्यिका बहुलक निकालना होता है।
पर मीन के निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों देखेंगे इधर, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, यानी कि एक्स बार यानी कि समेशन एफ आई एक्स आई बटे में एफ आई। एज्यूम मेथड में क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बटे में एफ आई। स्टेप डेविएशन होता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बटे में एफ आई इंटू एच। दैट इज मोड क्या होता है भैया, मोड होता है एल प्लस ब्रैकेट में एफ वन माइनस एफ जीरो बटे में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। एंड देन मीडियन की बात करेंगे, मीडियम इज सी एफ क्या है भाई, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है एन बाय टू, ये फॉर्मूला है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। देखते चलिए 14 चैप्टर था, ये लास्ट के जितने भी चैप्टर है ना, मतलब फॉर्मूले रट लो और इनका काम हो जाएगा। बट जो आगे के जो मेन फॉर्मूले बताए थे मैंने, उन्हें याद रखना माइंड में, ठीक है बच्चा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी चैप्टर, मक्खन चैप्टर, इतना इजी चैप्टर है, इतनी ट्रिक बता दूं यूं सॉल्व हो जाएगा। यूं सारे क्वेश्चन करो धर 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 धर। प्रोबेबिलिटी का तो वीडियो बना रखे, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक के देख के आइए, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उधर से, कुछ नहीं बचेगा कुछ भी, ठीक है। जाइए देख के जरूर आइएगा, मैं यहाँ फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ। चलिए चलिए बच्चा, आपका लास्ट चैप्टर आ ही गया है, आखिरकार हमने सब कुछ करके ही दिखा दिया। लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, बहुत इजी चैप्टर है। जितने फेवरेबल आउटकम है उसे रखिए ऊपर, जितने नीचे हैं टोटल सब बोल रख दिए नीचे। जैसे मैंने बोला एक थैले में 5 गेंद है, 2 लाल की हैं, एक नीली है, एक हरी है, एक सफेद है। बताइए थैले में से प्रोबेबिलिटी बताइए लाल निकलने की। तो लाल कितनी थी, बोलोगे 2 थी, तो 2 ऊपर आ गया। टोटल कितनी थी, 5 थी, तो 5 नीचे आ गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 2/5। इजी है। एक कंडीशन है याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ होना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ना होना इज इक्वल टू 1, और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होगी, ठीक है, 1 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। ये 2 बात याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी जो होगी 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, ना तो 0 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके इस चैप्टर में वो देखेंगे यहाँ पे 1.1 आपको करनी है, 6.1 6.2 6.6 6.8 10.1 10.2। ये ऐसे थ्योरम है जो पेपर में डायरेक्ट ऐसे यूं पूछ ली जाती है, ठीक है, यूं पूछ लेगी, यूं कुछ नहीं होगा इसमें। तो बस हमारा ये कंपाइलेशन का आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी की सारी फॉर्मुलेस अच्छी तरीके से पसंद आए होंगे, और जो भी कुछ दिक्कत वाली बात होगी वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दिएगा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत अच्छे से डीप में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट देख लेना, उसके जाके बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी समझाई गई है, और भी वीडियोस के लिंक्स इसके अंदर पड़े डिस्क्रिप्शन में, जाइए और देख के उसे आइए। मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, उधर से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टॉप 25 क्वेश्चंस की वीडियोस है, ठीक है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अब आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।